Today we will discuss about our first reaction on PSIR optional paper 1 and paper 2. आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल के पेपर हो चुके हैं 2024 के, और मेरा पहला रिएक्शन ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर को देख के क्या था? Brief overview of the anthropology option basically that took place. फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे इस साल के यूपीएससी के सोशियोलॉजी के पेपर के बारे में. So, the much awaited public administration question paper analysis of 2024, the mains exam that got over. बच्चों, इस बार का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर था, आप उसको डिफिकल्ट भी नहीं मानेंगे. So, what is the first hand review from my side of this paper? Hello everyone. Today we will discuss about our first reaction on PSIR optional paper 1 and paper 2, in which we will discuss about the complexities of the paper. We will discuss about the dynamism of the paper and how we are witnessing a significant shift in the nature of paper as well. क्या क्या challenges थे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से बहुत ही significant change हमें पेपर में इस साल में देखने को मिला है. वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग. उसके बाद हम लोग इवेंचुअली इस पूरे पेपर का डिटेल डिस्कशन करेंगे इन अ कपल ऑफ डेज ऑन आवर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल. तो हमारे पीडब्ल्यू का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल है, जहां पर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का डिटेल डिस्कशन करेंगे. So let me discuss about the nature of paper, complexities of the paper, and how we are witnessing a shift in the nature of questions in PSIR optional. So let us discuss about paper 1. Paper 1 में अगर आप देखेंगे by and large, तो मेरा टेक पेपर 1 पर यह होगा कि पेपर कभी भी आसान नहीं होता है. So I never say that ये पेपर आसान था और ये पेपर मुश्किल था, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहां पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशंस के थ्रू आप पास होते हैं. तो इसलिए पेपर कभी भी आसान नहीं होता है. पेपर हमेशा थोड़ा सा मुश्किल ही होगा स्टूडेंट के लिए, बहुत ही आसान पेपर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पेपर कैसा भी हो अल्टीमेटली आप नोटिस करेंगे कि आपके पास टाइम का क्रंच हो जाएगा. पेपर में कुछ चैलेंजेस आपके सामने हमेशा बने रहेंगे. इस पेपर में भी कुछ ऐसा ही था. अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 को कंपेयर करते हैं तो रिलेटिवली पेपर 2 वाज मोर अप्लाइड देन पेपर 1. लेकिन मैं पेपर 1 को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर नहीं करूंगा. इस पेपर में सबसे खास बात यह थी कि पूरा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है. इस पेपर में आपको किसी एक मटेरियल पे टोटल कंट्रोल में रख करके पेपर में जाना होगा. पहला, दे हैव टच्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस. लगभग हर टॉपिक को उन्होंने एक बार ही टच कर दिया है. दूसरी खास बात इस पेपर की, एंड वन नोटेबल चेंज जो मैं क्लास में भी लगातार डिस्कस करता रहता हूं और इस पेपर में भी देखने को मिला है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर किसी जमाने में उनका ओवर एम्फेसिस हुआ करता था. इन एवरी पेपर ऑफ पीएसआईआर ऑप्शनल, एटलीस्ट इन पेपर 1 सेक्शन ए, you could have found out not less than 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इटसेल्फ. लेकिन ओवर द इयर्स अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने डायरेक्टली पूछने बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं. बहुत ही कम क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट. अगर तुम डायरेक्ट देखोगे तो इनडायरेक्टली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक कोर है पॉलिटिकल साइंस का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज उससे कनेक्टेड होगी. लेकिन डायरेक्टली उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज करना कम कर दिया है. तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से इस बार भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, और उन्होंने बहुत ही जेनरिक नेचर के क्वेश्चन पूछे हैं जो उन्होंने पहले भी पूछे हुए थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से पूछा है वो पूछा है लॉक्स व्यूज ऑन रेवोल्यूशन. उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न थॉट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है विच इज रिलेटेड टू प्लेटोस थियरी ऑफ फॉर्म्स, जो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से. उसके अलावा जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक बड़ा नोटेबल चेंज है कि उन्होंने सिलेबस के लगभग सारे टॉपिक को टच किए हैं. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस. किसी भी एक डिसेंट मटेरियल में आपको बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा. Second one is pluralist theory of state. Again, very direct question. Locke's views on revolution, very direct question. Decline of liberalism, very direct question. Linkage between power and hegemony, very direct question. Now, this question elucidates the meaning inherent in the term political with appropriate illustrations. यहां पर आपके दिमाग में आइडियाज होने चाहिए.
इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको बहुत फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया मिल जाएगा इस पॉलिटिकल टर्म के बारे में. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, मार्क्सिज्म इज अ पॉलिटिकल थियोरी ऑफ एक्शन demanding a strict compliance with its core principles. Comment. Again, fairly direct question. The nature of relationship between equality of democratic citizenship and liberty of citizens is influenced by economic equality. Comment. Fairly direct question. पेपर 1 जैसा मैंने आपसे कहा कि फेयरली डायरेक्ट है, पेपर 2 में आपके सामने चैलेंजेस है, लेकिन सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इसलिए मैं पेपर को इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, इवन पेपर 1 को भी नहीं कहूंगा मैं इजी. पेपर 1 में भी आपके सामने ऑब्वियस चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपके पास लिखने के लिए टाइम की बड़ी कमी होती है, तो इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम. अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आपके क्वेश्चन की क्वालिटी खराब हो सकती है, तो उन्होंने आपको सोचने के लिए मजबूर जरूर किया है हर क्वेश्चन पे. दूसरा, बहुत ही नए तरीके का पेपर, कुछ क्वेश्चन उन्होंने बहुत नए तरीके के पूछे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, लेकिन पेपर 2 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिबेट ऑन यूनिवर्सल राइट इज कॉट बिटवीन the debate on human right is caught between limitations of both universalism and cultural relativism. Fairly direct question. A couple of years back they asked question related to cultural relativism also. Then deliberative democracy seeks to promote democratic decision making about public issues among the citizens. Then Dharma Shastra presents a duty centric worldview for individuals and communities. Comment. Legitimacy adds positive value to political authority and obligation. Discuss. Critically examine Plato's theory of forms, that is Plato's theory of ideas, that is Plato's theory of knowledge. Fairly direct question. A couple of years back they asked the same question. Then M.N. Roy's political thought highlighted the humanistic aspect of Marxism. Discuss. Again, fairly direct, paper 1, section A. कुछ क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में आपको थोड़े से ऑप्शंस भी मिले होते हैं. नाउ सेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. A couple of years back, the same question based on constitutional morality was asked in general studies paper. This year around, they asked question in Indian government and politics. Now, second, objective resolution of Constituent Assembly, legal remedies in part 3 of the Constitution, relevance of Legislative Council, and women's role in anti-error movement. बेसिकली मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई होगी कि एंटी एरक मूवमेंट क्या होता है. सो मूवमेंट अगेंस्ट लिक्वर, कंजम्पशन ऑफ लिक्वर एंड प्रोडक्शन ऑफ लिक्वर, उसको एंटी एरक मूवमेंट बोलते हैं. अब हो सकता है कि पेपर में आपको ये बात ना ध्यान में आया हो, तो सिंस ये फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है. कुछ एक क्वेश्चन में उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की है. जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के दिमाग में एग्जाम के उस प्रेशर में एंटी एरक मूवमेंट क्लिक कर जाएगा. देन हाउ फार डू यू अग्री द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मोर फंडामेंटल than the fundamental rights in meeting socio-economic justice as mentioned in the preamble of the Constitution. Explain the structure and function of National Commission for Women. अगर आप इस पेपर को सेक्शन को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे that almost every topic has been touched upon. इसलिए मैं बार बार when we discuss in the classroom तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक टॉपिक पर जरूरत से ज्यादा डेप्थ नहीं एक्वायर करना है, लेकिन हर एक टॉपिक पर आपको कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए. सिलेबस के किसी भी टॉपिक पर आपको छोड़ना नहीं है उसको. जैसे दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन. ऐसे किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन को छोड़ने का पेपर में कोई मतलब नहीं बनता है. द लेगेसी ऑफ प्लानिंग कमीशन स्टिल हैज अ बियरिंग ऑन इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिटिक्स. डिस्कस. देन discuss the contribution of Dalit struggle to establish egalitarianism in Indian society during freedom movement. Dalit perspective on Indian national movement. The blueprint of Gram Swaraj is the key to understand the Gandhian perspective on planning. Critically assess the role of pressure group in decision-making process of the government. Discuss the role of environmental movement in shaping environmental governance in India. Relative deprivation is a major source of ethnic conflict. Elaborate the statement with relevant example. And then Gram Sabha
in the Panchayati Raj system is a forum which gives expression to the collective wisdom, aspirations and the will of the people. पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 उन्होंने बहुत ज्यादा अप्लाइड नहीं पूछा है, लेकिन पेपर 1 में कुछ चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो टॉपिक पेपर 1 में करके जाते हैं वहां से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं. जनरली स्टूडेंट्स का फोकस होता है पेपर 1 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन उन्होंने पूरे सिलेबस को टच किया है. इसलिए मैं इस पेपर को इजी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि जिसने भी कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी की होगी उसके सामने चैलेंज होगा. लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी मींस जिसने किसी एक टॉपिक पर ओवर एम्फेसिस किया होगा उसके सामने चैलेंजेस बने रहेंगे. लेकिन जिस स्टूडेंट ने भी पूरे सिलेबस को टच किया हुआ होगा उसके सामने ऐसा चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर में एक अच्छी बात यह है कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं. आप कुछ क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को अगर आप चाहें अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आप स्किप भी कर सकते हैं. जनरल स्टडीज में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है. पेपर 2 इज मोर अप्लाइड, पेपर 2 इज मोर चैलेंजिंग. मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पेपर 2 को हैंडल करने में मोस्टली स्टूडेंट्स के सामने चैलेंज आया होगा. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि पेपर 1 आसान था, मैं केवल इतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर 1 के जो चैलेंजेस थे वो सिलेबस का लेंथ और ब्रेथ की वजह से चैलेंज है कि सिलेबस के हर एक टॉपिक को पेपर 1 में करके आपको जाना है. ये बड़ा नोटेबल चेंज है पेपर में. किसी भी एक टॉपिक को पूरी तरीके से करके जाने की जरूरत नहीं है पेपर में. कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करके जाने की पेपर में जरूरत नहीं है. अगर आप पेपर में जाएं तो सिलेबस के एक एक टॉपिक को टच कीजिए. ट्राई टू टच ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस. अगर तुमने सिलेबस के हर टॉपिक को टच नहीं किया है, माइंड इट, आपके लिए पेपर करना चैलेंजिंग होगा. क्योंकि उन्होंने अगर बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन भी पूछे हैं, बहुत ही जनरल नेचर के क्वेश्चन पूछे हैं जो बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डिमांड नहीं करते हैं, स्टिल यू विल स्ट्रगल अगर आपने सिलेबस के हर टॉपिक को नहीं किया है. तो पेपर 1 का लेंथ और ब्रेथ बहुत ज्यादा है और वहां पे सिलेबस के हर टॉपिक पर एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग रखना इज इन इटसेल्फ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. सो बट पेपर 2 इज मोर अप्लाइड. पेपर 2 में अगर आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा है तो आप अच्छा करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा नहीं है तो आप अच्छा नहीं करेंगे. अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट से ये सजेस्ट करता हूं दैट यू नीड टू रेफर टू अ कपल ऑफ ब्लॉग्स. बुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने से ज्यादा बेहतर है कि सिलेबस के हर टॉपिक को तो आप कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप एक ब्लॉग भी फॉलो कीजिए. क्योंकि अगर आप पेपर 2 सेक्शन ए में भी नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस जिन एरियाज से पूछे गए हैं डायरेक्टली बुक्स में आपको आंसर नहीं मिलेंगे उन क्वेश्चंस का. वो जब तुम रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स करोगे तो ब्लॉग्स में आपको आंसर मिल जाएगा. तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं, स्टूडेंट दे ऑफन कम टू मी कि सर क्या न्यूज़पेपर करने से काम चलेगा. मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अच्छी आदत है, लेकिन आपको एक ब्लॉग जरूर फॉलो करना चाहिए. जैसे मैं कुछ एक ब्लॉग्स क्लासरूम में बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं, दोज ब्लॉग्स आर रियली वेरी हेल्पफुल. दुनिया में अगर कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, सो दोज ब्लॉग्स विल कवर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स. सो इफ यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू दोज ब्लॉग्स एवरी डे and reading a couple of articles every day, तो आप रियलाइज करेंगे कि लगभग टॉपिक उन्होंने टच कर दिए होते हैं पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. डिटेल में सारा डिस्कशन आपको मिलेगा ऑन आवर ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल. विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको पूरे ऑप्शनल पेपर का डिस्कशन मिल जाएगा. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. यहां पर भी एक नोटेबल चेंज है. द फोकस इज नॉट ओनली ऑन द थियरीज ऑफ आईआर. स्टूडेंट की अगर आप देखेंगे तो जनरली वो उनकी प्रैक्टिस क्या होती है, दे गो थ्रू अ कपल ऑफ टॉपिक्स एंड दे ट्राई टू रीड, दे ट्राई टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ मटेरियल्स. बहुत सारे मटेरियल्स को रेफर करते हैं उन टॉपिक्स में. ये हर स्टूडेंट, all those students who are appearing for civil service exam having PSI or optional, 90% 95% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करते हैं, कुछ एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा डेप्थ एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. डोंट डू दैट. सिलेबस के हर टॉपिक को करना है. उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, आपको लगता है कुछ एक टॉपिक पर मुझे ज्यादा डेप्थ एक्वायर करना है, तो ही आप डेप्थ एक्वायर कीजिए. देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन गोइंग थ्रू ऑल द टॉपिक्स, in going through one topic again and again and again at the cost of other topics. ये नहीं करना है,
क्योंकि सिलेबस में वो हर एक टॉपिक को टच करते हैं. The first question is related to comparative politics. Discuss the interpretive approach to the study of comparative politics. Now, second one is explain the central tenets of world systems theory. Then third, the expansionist tendencies of current Russian regime indicate its intention for the realization of a greater Russia on the lines of Soviet era. Comment. Now this question requires a bit of understanding on your part. इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आप ब्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने में नहीं आएगी. यू विल हैव इनफ अमाउंट ऑफ मटेरियल एट योर डिस्पोजल जो आप पेपर में लिख के आ सकते. देन explain the various facets of idealist approach to the study of international relations. Comment on its contemporary relevance. Then the changing global order and ongoing regional conflict with the global powers taking sides have jeopardized the progress made towards disarmament in the past. Again, a good question related to a disarmament. Changing global order and ongoing regional conflict with the global powers taking sides have jeopardized the progress made towards disarmament in the past. Now, next one is deglobalization is displacing globalization. इसके पीछे का रीजन ये है, बेसिकली deglobalization की शुरुआत हम लोग ट्रम्प के फर्स्ट रिजीम से देखते हैं, when deglobalization began and when people started, United States of America started reversing this entire process. Then, what are the distinctive features of postmodern state in the advanced capitalist economies? Analyze. What were the limitations of NAFTA and how did its replacement by the United States Mexico Canada agreement counter them? अब यहाँ चैलेंज क्या है कि अगर आप केवल यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको और कनाडा अग्रीमेंट पढ़ के गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली दिस अग्रीमेंट इट रिप्लेस्ड नाफ्टा. सिलेबस में हमारे नाफ्टा है और ऑलरेडी नाफ्टा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूएसए मैक्सिको एंड कनाडा अग्रीमेंट, तो वो लिमिटेशंस आपको पता होने चाहिए थे. देन you have discussed the major recent social movements related to physical rights of women in various countries of the world. Again, अगर आप देखेंगे तो contemporary global concern के last contemporary global concern topic से a couple of questions have been asked. Every year we keep on discussing in classroom कि contemporary global concern student कम पढ़ते हैं, वो बाकी पूरे IR के थियरीज को बार बार और अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को जनरली वो छोड़ के जाते हैं. Therein lies the challenge कि आपको सिलेबस के हर एक टॉपिक को करके पेपर में जाना है. Then critically examine the role of political parties in sustaining and stabilizing democracies in the developing societies. ये fairly direct question है that it is a part of syllabus also of comparative politics. Then do you agree with the view that USA uses NATO as a traditional tool of strategy to perpetuate its hegemony in the world? So again, related to the development of contemporary times. Then Gramscian theory of hegemony provides many valuable insights into the nature of global power. Again, very interesting question. I won't call it a challenging question, but very interesting question. Exam के pressure में इस question पे सोचना will remain a challenging task. Here comes the role of civil society. So on civil society, that is why I keep on reiterating that you need to go through previous year's question paper. So in a couple of years paper, they have asked question related to civil society. Or basically ये same question है. The Gramscian theory of hegemony provides many valuable insights into the nature of global power. Comment that they do not rule through force, rather they rule through consent. The return of trade barriers and economic sanctions has diminished the spirit of general agreement on tariff and trade. In this context, discuss the factors contributing to the decline of WTO in recent times. The last part of the question, do you agree with the view that EU has thus far proved to be the most successful experiment in regional integration process? Account for its successes and also some of the recent challenges that it is faced with. Again, I won't call it a difficult question, but certainly an applied one. जो एग्जाम के प्रेशर में अगर आप पूरे सिलेबस को करके नहीं गए हैं, so you will have difficulties. Now section B, I keep on reiterating the same point that never
ever they have asked question purely on the basis of current knowledge, current affairs. करंट अफेयर्स वो यूज करते हैं आपके स्टैटिक एरियाज के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, और वो स्टैटिक के नॉलेज को करंट से लिंक करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एंड देन दे आस्क क्वेश्चन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग सर करंट अफेयर्स का तो रोल बहुत ज्यादा है. करंट अफेयर्स का रोल है, लेकिन डायनेमिक स्टैटिक एरियाज के कॉस्ट पर नहीं, क्योंकि अगर आपको स्टैटिक एरियाज के बारे में नहीं पता है तो करंट अफेयर्स पता चल के भी कोई फायदा नहीं होगा. So look at this question, that India must strive to become a semi-permanent member of UNSC rather than a permanent member without the right to vote. Comment. कुछ लोग ये कह रहे हैं that even if Indians would get a permanent membership of United Nations Security Council, India would not be getting veto power. Question पूछ रहा है that India should strive to become a semi-permanent member of UNSC rather than a permanent member because great powers are not willing to give permanent membership to any new entrant. So would it not be better for India if India strives for a semi-permanent member of UNSC rather than a permanent member? Semi-permanent member means without veto. तो वीटो के बिना becoming semi-permanent member of or rather permanent member of United Nations Security Council, क्या इंडिया को इस चीज के लिए स्ट्राइव करना चाहिए? क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू बिकम अ सेमी परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी रादर देन अ परमानेंट मेंबर विदाउट द राइट टू वीटो. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देन Bhutan has historically been an ally of India, but the China-Bhutan border related issues have become a security issue. इसके पीछे का रीजन क्या है? दोकलाम इश्यू 2017. So दोकलाम इश्यू 2017, वहां से अगर आप ट्रेस करेंगे then realize that how China Bhutan border related issues have become a security issue for India. तो क्वेश्चन उन्होंने एकदम करंट इश्यू से नहीं पूछा है, उन्होंने इंडिया भूटान रिलेशंस में चाइना फैक्टर को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछा है. इसीलिए पेपर में सोचने के लिए आपके पास समय बहुत कम होता है और पेपर चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन है. देन नथिंग इज गोइंग टू मूव within the WTO negotiations unless India is on board. Discuss the main reasons behind India's increased clout in WTO. WTO has been a notable mention in this paper. A couple of questions have been asked from WTO itself. Discuss the rationale behind replacing Asia-Pacific strategy with the new term Indo-Pacific strategy. So the whole story of replacing the term Asia-Pacific with Indo-Pacific, it goes back to Trump's first regime 2016. when the renaming of Asia Pacific into Indo-Pacific happened. अब यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग का बड़ा रोल है, केवल करंट अफेयर्स का न्यूज इज नॉट गोइंग टू सफाइस. दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कि आपको कुछ नहीं करना है. एवरी डे you go through blog, read a couple of articles. Over the period of time you will develop understanding to tackle such kind of questions. Then next question is, despite deep ties, India's relations with Sri Lanka have seen strains due to China's growing influence in Sri Lanka through investments and economic dominance. Analyze. Then would you concur with the view that of late India's foreign policy has been in a transition mode from Nehruvianism to neoliberalism? Support your answer with the help of suitable example. Then, does the idea of 21st century as an Asian century contribute to remain feasible given the growing friction between India and China? Again, an implied question. Discuss the potential role that India could play as the leader of Global South in realizing the goal of establishing a new international economic order in 21st century. Again, an implied question. Discuss the future of SAARC in the light of India's increased focus on other regional groupings like ASEAN and BIMSTEC. Then critically examine India's persistent refusal to sign nuclear non-proliferation treaty despite being recognized as a de facto nuclear power. Each and every topic of the syllabus has been touched upon. सेम बात मैं क्लास में बोलता हूं, डू नॉट ट्राई टू अक्वायर टू मच डेप्थ इन अ सिंगल टॉपिक. एक सिंगल टॉपिक में जरूरत से ज्यादा डेप्थ अक्वायर करने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस, ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस. हर टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं अक्वायर करना है. एंड ट्राई टू डेवलप जेनरिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक. अगर इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है,
आप रेगुलर बेसिस पर एक ब्लॉग अगर पढ़ते हैं डेली, वहां से एक एक दो दो आर्टिकल पढ़ते हैं, तो इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर यू विल फाइंड अ कपल ऑफ आर्टिकल्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर में आपके सामने कई बारी ये सारे आर्टिकल्स आएंगे। ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक विल बी टच्ड अपॉन। सो एनी वन बेसिक मटेरियल एंड देन you go through the blocks. Do not try to go through a number of source materials. Then India and USA have become such a strong strategic partners that they need not become formal allies. Comment. इसके पीछे बेसिकली जेनेसिस ये है, इस क्वेश्चन का अगर रूट्स देखें तो, सो इंडिया डज नॉट एंटर इनटू एनी स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एनी ऑफ द कंट्री. So it says that India and USA have become such a strong strategic partner that they need not become formal allies now. Why to become formal allies? When without becoming formal allies, still relationship is gathering momentum and gaining depth with each passing year. Then last question is critically examine the continuity and change in India's Palestine policy in the wake of ongoing Israel-Hamas war. So this question is basically related to the first question itself. Pehla question, that is transitional mode from Nehruvianism to neoliberalism. And now this question says that critically examine the continuity and change in India's Palestine policy. So basically what has happened, starting from June 2017, when Prime Minister of India made his first visit to Israel, then one very wonderful article that was written by Chinmaya Ghare Khan, who was India's permanent ambassador to United Nations, and it said that we are witnessing today a complete reversal of Nehruvian foreign policy. So Nehruvian foreign policy with respect to Palestine used to be a neutral stance on Israeli-Palestinian conflict with a tilt in favor of Palestine. But during Modi's era, we have witnessed complete reversal of Nehruvian foreign policy with respect to Palestine and Israel. यहाँ पर हमने ये देखा है, we have taken a neutral stand on Israeli-Palestinian issue, but we have made a clear-cut tilt in favor of Israel. So basically question का जो finer points हैं, वो ये कह रहा है कि critically examine the continuity and change in India's foreign policy in the wake of ongoing Israel-Hamas war. Then discuss the implications of scrapping off the question is, I think, not clear. Let me check it out. So, अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ. India has of late chosen to debunk non-alignment in its pursuit of multi-alignment. That India of late, it appears, has debunked non-alignment in the pursuit of multi-alignment. It means that India has started aligning itself with a number of powers at the cost of its non-alignment policy. So United States of America, countries of West Asia, countries of Europe, India has started aligning itself with multiple powers rather than choosing the policy of non-alignment. Now comment, and this question is related to Myanmar. That free movement, discuss the implications of scrapping off the free movement regime with Myanmar by the Indian government on the complex ethno-political dynamics of the northeastern regime. So this question has been linked with Manipur issue, and it says that scrapping of free movement regime with Myanmar by Indian government on the complex ethno-political dynamics of the northeastern region. You need to discuss about these aspects. So second paper was replete with a number of challenges. I won't call it a very difficult paper, but certainly it is an applied paper. Paper is never easy in examination hall. No student can claim that it is an easy paper. So we finish our first reaction with this. Within a couple of days, we will have the discussion of entire PSIR paper 1 and paper 2 on our Only IAS extended channel. So that's all for first reaction. That's all about these two papers. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल के पेपर हो चुके हैं 2024 के, और मेरा पहला रिएक्शन ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर को देख के क्या था? मेरा पहला रिएक्शन था कि पेपर वाज डुएबल. कह सकते हैं कि जैसा लास्ट ईयर पेपर आया था वैसे ही इस बार भी पेपर आया है.
मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर आपका डिफिकल्ट था, एटलीस्ट उनके लिए डिफिकल्ट नहीं था जिन्होंने कायदे से पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रखा है। मैं कहूंगा जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा था, जिन्होंने बहुत बार पढ़ाई करी, समरीज जो मैंने बोला था बनाइए, समरीज जो हम बनवाते हैं क्लास में, जो मैं बोलता हूं समरीज बनी होनी चाहिए। अगर किसी ने समरीज को बार बार पढ़ा था उसके लिए इजी पेपर था। जिसने रिवीजन कम करा, जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, जिन्होंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ज्यादा नहीं लगाए, उनके लिए मॉडरेट रहा होगा। और ऑब्वियसली बात है जिन्होंने समरीज को रिवाइज नहीं करा, जिन्होंने बहुत मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं लगाए, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, उनके लिए डिफिकल्ट रहा होगा। ठीक है, मेरा पहला रिएक्शन अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ पेपर को, तो मैं लेवल ऑफ पेपर को कहता हूं इजी टू मॉडरेट। इजी उनके लिए जिन्होंने क्लासेस करी हैं, लगातार लंबी क्लासेस हुई थी, अच्छी क्लासेस करी हैं, फाउंडेशन बैच को फाउंडेशन की तरह पढ़ा है। ठीक है, और मॉडरेट उनके लिए जिन्होंने पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट कम लगाए, उनके लिए मॉडरेट। अब मैं बात करूं अगर यहां पर पेपर 1 की, तो पेपर 1 एज यूजुअल हमारा जो है एज यूजुअल हल्का सा ट्रिकी होता है। और इसमें जो ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, वो हमेशा आप देखिएगा कि जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ट्रिकी होते हैं, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और कंपलसरी क्वेश्चन आपका जो होता है वो हमेशा ट्रिकी होता है। तो आप यहां देखेंगे तो यहां पे 2 टर्म्स आपके आए हैं। एक क्वेश्चन आया था ट्रंकेटेड स्पर्स के बारे में कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एंड सेकंड आपका आया था याजू स्ट्रीम्स पे। मैंने हमेशा बोला है कि जीसी लियोंग में जो लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्लस जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन है सविंद्र सिंह का, उनमें जो लैंडफॉर्म्स हैं, या अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सविंद्र सिंह की, तो उनमें जो लैंडफॉर्म्स हैं इरोजनल और डिपोजिशनल, उनको बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि ये वाला सेक्शन आपके लिए इजी होगा, क्योंकि यहां पे वो जो वन लाइनर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, हमेशा ट्रिकी है, यूपीएससी का पेपर है। यूपीएससी का पेपर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही हलवा आएगा, बहुत ही इजी आएगा। यहां पे कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको फंसाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है, अगर आपने ठीक से जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, समरीज बना रखी हैं, तो आप यहां पे इसको मैनेज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी जिनमें पेपर का डिस्कशन होगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा व्हाट इट इज एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी सेम लाइन में था, बहुत ज्यादा उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिला, डुएबल था, आप आराम से कर सकते थे, आप केस स्टडीज को इन्वॉल्व कर सकते थे, करंट एग्जांपल्स उसमें डाल सकते थे, और बहुत ही अच्छा था। वहां पे आप, मुझे ऐसा लग रहा था देख के कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाला सेक्शन आराम से आप कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड कि आपने, जो लोग ने भी ह्यूमन ज्योग्राफी में फोकस करा होगा वो यहां पर कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। जब बात करते हैं सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर भी सेम लाइन में है। सेकंड पेपर में भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं। सेकंड पेपर भी आप देखेंगे तो एकदम सेम आपको उसी पैटर्न में दिखेगा। सेकंड पेपर में इट वाज करंट बेस्ड, हमेशा की तरह जो रहता है, करंट में जो चीजें न्यूज में रहती हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहां पे अब बच्चा फंस जाता है। यहां बच्चा फंस कैसे जाता है? देखिए, आप दे रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर, और आपको हमेशा ये याद रखना है कि करंट वाली जो न्यूज होती हैं उनमें कोई भी, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा होगा, पीएसआईआर का होगा, फिलॉसफी का होगा, हिंदी साहित्य का होगा, कोई भी बच्चा होगा उसमें कुछ ना कुछ लिख लेगा, बिकॉज वो करंट बेस्ड है। लेकिन क्योंकि वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा गया है, तो यहां पे आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से उसको देखना है कि वो कैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में फिट होता है और कैसे उसका आंसर एक ज्योग्राफिकल वे में आपको देना है। और यही बच्चे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब पेपर मैंने देखा तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि इसमें बच्चों ने कहीं ना कहीं सेकंड पेपर में यह गलती करी होगी कि वो आपका करंट बेस था तो थोड़ा सा भटक गए होंगे, और वो ज्योग्राफिकल एंगल जो आपको पेपर में देना था वो आपने नहीं दिया होगा। आपको यहां पे बहुत सारी केस स्टडीज रखनी है, यहां पे केस स्टडीज ज्योग्राफी के बेसिस पे जो केस स्टडीज थी उनको यहां पे रखना था। अगर आपने ये करा है, आपने पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर रखा है, अगर आपने ज्योग्राफिकल वे में सारे आंसर्स को लिखा है, मतलब कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर आपने आंसर लिखे हैं, भले ही वो करंट बेस्ड हो, तो आप यहां पे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पेपर को ओवरऑल अगर देखूंगा तो मैं कहूंगा कि अगर आपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो आपको ये पेपर जो है हो सकता है डिफिकल्ट भी लगा हो। ठीक है, लेकिन जिन्होंने मॉक टेस्ट
फाउंडेशन कोर्स, हम लोग के पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में जो हम लोग ने फाउंडेशन कोर्स करा रखा है, अगर बार बार आपने वही क्वेश्चंस करे होंगे, बार बार वही क्वेश्चंस करे होंगे, रिवीजन करा होगा, समरीज पे फोकस करा होगा, तो ये बहुत ही डुएबल पेपर मुझे दिखने को लग रहा था। ठीक है, उनके लिए ये बहुत ईजी था। जिन्होंने बार बार पीवाईक्यूज को देखा होगा, पीवाईक्यूज में कैसे केस स्टडीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करी होगी। जिन्होंने इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं क्वेश्चन को, आंसर्स कैसे लिखते हैं, उनमें प्रैक्टिस करी होगी, उनके लिए ये ईजी साइड में था। जिन्होंने पीवाईक्यूज कम करे होंगे, जिन्होंने मॉक टेस्ट कम लगाए होंगे, उनके लिए मॉडरेट था। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर आप पेपर देखेंगे तो ओवरऑल पेपर बहुत डुएबल था। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी आपके पेपर में लोग स्कोर अच्छा करेंगे और बढ़िया स्कोरिंग के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल हमेशा की तरह बढ़िया नंबर, आपका बढ़िया रैंक लेके आएगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे रैंकर्स इस बार भी पेपर देख के ज्योग्राफी का ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया रैंक लेके आएंगे बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड। बाकी डिटेल इसका वीडियो, क्या क्वेश्चंस थे, कैसे इसको अप्रोच करना था, इसकी पूरी वीडियो हमारी ओनली आईएएस एक्सटेंडेड वाला जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो बस ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था। जल्दी मिलते हैं पेपर डिस्कशन के साथ। Hello students, welcome to PW Only IAS. I'm Harpreet Singh with a brief overview of the anthropology optional basically that took place yesterday. So यहाँ पे हल्का सा एक ऑप्शनल का जो पेपर कैसे आया है उसको एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया देते हैं। इसका जो डिटेल्ड वीडियो वगैरह है वो कुछ टाइम पे ओनली IAS एक्सटेंडेड का जो चैनल है उसमें आ जाएगा, बट लेट अस हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू। See, if we see the first paper of anthropology, we will categorize it in the level easy. There are certain things that we have made an observation. उसमें ये है कि right selection of the questions जो है वो बहुत ज़्यादा important है. Please understand one thing before you even see the questions. There is no possibility that you're going to know each and every question. That is why the choices are also given. So जब आप क्वेश्चन को देखो आपको नजर आता है कि ये वाले क्वेश्चंस चॉइस में दो क्वेश्चंस हैं जो एक सेट में आ रखे नहीं समझ में आ रहे, do not attempt those questions, go for some other questions. So choice of the right question becomes very important. What happens sometimes is कि कुछ बच्चों को लगता है कि 20 मार्कर 15-15 ये एक क्वेश्चन होता है सेट, 20 मार्कर आता है अच्छी तरह से, 15-15 मार्क नहीं आता है, तो why attempt that question? So this should be very clear in your minds. Next is कि कुछ बाउंसर्स बच्चों को लगे पेपर 1 में आए, बट आई विल शो यू कि वो बाउंसर्स नहीं थे, हमने क्लास में उसको बहुत कैटेगरिकली करा था। तो इसलिए अगर वो क्लास में नोट्स वगैरह अगर किसी ने अच्छी तरह से पढ़ा है तो दे कुड इजीली टैकल दैट। Next is, that is why managing or reading repeatedly the notes in the class notes become very important. Again, interlinking of the thinkers from one aspect to the other becomes very, very important. हल्का सा overview लेंगे। देख लीजिए, जब when we come over here, we see attributes of culture, Harappan sites, avoidance and joking relations from kinship, lethal, sublethal genes, homoglobin. These यहाँ के ये सारे जो parts थे, they were very much manageable. इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, जैसे आप एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर लिख रहे हैं, कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थिंकर्स का यूज़ करें, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड सवाल है। एट्रीब्यूट्स में फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डिफाइनिंग कल्चर, एडवर्ड टाइलर के थ्रू KBC MLA, नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, मॉरल, लॉ, आर्ट है, ठीक है, आप उनके बारे में लिख रहे हैं। जब आप एट्रीब्यूट्स भी लिख रहे हैं, दैट इज से कल्चर इज सिम्बॉलिक, तो सिम्बॉलिक में सिम्बॉलिक थिंकर के एस्पेक्ट में लिखिए। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको थिंकर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप रैंडमली ऐसे ही लिख रहे हैं विदाउट एनी लेट अस से यूज ऑफ थिंकर्स एंड ऑल, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। दैट इज व्हाई वी सी दीस क्वेश्चंस ओवर हियर आर अपीयरिंग सिंपल, ठीक है। कुछ किसी को अगर द मोमेंट व्हेन यू रिवाइज इट दीज विल डेफिनेटली अपीयर सिंपल। कुछ चीजें लग रही होंगी कि जोकिंग रिलेशनशिप, अवॉइडेंस रिलेशनशिप का किनशिप में कराए जाते हैं। तो अगर आप रिवाइज करोगे तो पहली चीज याद रहेगी। नेक्स्ट चीज इज अगेन इंटरलिंकिंग एंड थर्ड चीज इज यूज ऑफ थिंकर्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज थी। अब आप आगे आइए, जब हम ये वाले पॉइंट्स देखते हैं कि हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एज अ क्रिटिक डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, हम ऑब्वियसली पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल पर्टिकुलर फ्रांसिस बोस का जो है कैसे बताता है कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जो है वो सिर्फ एक ही फ्लो बताता है, सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। उनके बहुत सारे पॉइंट्स से आपको समझाना पड़ेगा, देन यू हैव टू basically criticize using the historical particular approach. Similarly, food production and from with respect to Mehergar, this Mehergar also we basically do when we are doing the archaeology aspect. Many might not be knowing, again it depends upon the revision that you have done. Comment on the lifestyle diseases and their impact on the human health. ये जब हम epidemiological anthropology करते हैं, we do this. So again, see, it depends upon कि आपने अगर archaeology पढ़ा हुआ है, see आप खुद देखिए, एक क्वेश्चन आया थ्योरी से, एक क्वेश्चन आया आर्कियोलॉजी से, एक आया फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से। जस्ट सी, ये थ्योरी से है,
ये आपका आरक्यू से है, ये आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से। Did you see कि how UPSC is placing the question? So it has making it sure that you study all the parts of the syllabus well. Do not go with this perspective कि फिजिकल ज़्यादा आता है, सोशो कल्चरल ज़्यादा आता है, आरक्यू नहीं आता है। ये करके जाओगे तो किसी भी कीमत में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ऑल दीज पार्ट्स उन्होंने इसी तरीके से प्लेस करा। सो यू हैव टू डू द सिलेबस जो है बार बार रिवाइज करना भी जरूरी है। नेक्स्ट आप देखते हो कैरोटाइप एनालिसिस, अर्बनाइजेशन और फैमिली का इम्पैक्ट, कंटेम्प्रेरी चैलेंज इन विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। दिस इज अगेन डायरेक्ट था, मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो थे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन ज्यादा बेटर आते हैं, उसमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दीज आर वेरी मैनेजेबल क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आता है critically discuss the psychological types of cultures Southwest Asia has observed a Ruth Benedict. Now, cultural personality school, again theories में से Acheulean and Oldman tradition in Indo-Paleolithic, ये हम आर्कियोलॉजी में टूल्स के डायग्राम्स के साथ पूरा करते हैं। Genetic counseling, applied anthropology से again what they have done. Did you realize they have followed a pattern? They have followed theory, archaeology and physical anthropology. ये हर जगह बार बार रिपीट हो रहा है। So they are forcing you to study those parts properly. कि अब थ्योरी छोड़ दो या फिजिकल छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बाद। सो दैट मीन्स जिसने भी इस सिलेबस को ठीक तरह से पढ़ा है, कोर थीम्स, ये कोर थीम से पूछा गया है, कोई ऐसा साइडलाइन थीम से नहीं था। जिसने करा है दे वर इजी, रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आते हैं ओके डेटिंग में कल्चरल रिलेवेंस ऑफ कूला, आप देखते ही हो मेलानोस्की का हेरिटेबिलिटी एंड एस्टिमेशन, अगेन अथॉरिटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दीज वर अगेन पेपर 1 में ये चीजें थोड़ी सी आसान है, पेपर 2 में जो कंपलसरी पार्ट था थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्होंने कर दिया था, तभी वो इतना इजी नहीं, थोड़ा मॉडरेट लेवल था। बट ओवर हियर यू विल बी सीइंग दिस इज वेरी मैनेजेबल क्वेश्चन। अब सवाल आता है कुछ जैसे कि अगेन डिस्कस द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमो इरेक्टस टेक इनटू अकाउंट द फिजिकल फीचर्स। अब ये बहुत डायरेक्ट सवाल है, अगर जिसने होमो इरेक्टस करा है बहुत अच्छा आसान लगे। अब पता है बच्चा कहां फंसेगा, ये वाला सवाल है एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, बिल्कुल डायरेक्ट था, बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स, पूरी पीडीएफ आपकी फोरेंसिक की अपलोडेड है। बच्चा ने एक क्वेश्चन क्यों छोड़ा होगा, ये सोच के कि लेवी स्ट्रॉस जो है वो एसिडवाल की मिथ के बारे में क्या सोचता है और स्ट्रक्चरलिज्म के एस्पेक्ट में क्या है। ये जिसने एसिडवाल की मिथ, हमने क्लास बच्चों ने कुछ बोला था कि सर ये ना बाउंसर है, हमने पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या है। आपके सामने आई एम शोइंग इट टू यू ओवर हियर, पूरी एसिडवाल की मिथ क्लास में कराई गई थी। और फॉर दैट मैटर ये भी देख लीजिए, आई थिंक ये देखो क्लास में पूरा एसिडवाल के स्ट्रक्चरलिज्म, उसका रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कैसे एक्ट करते हैं और किस तरीके से उसका इंपैक्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्लास में हम लोगों ने वैसे ही करा था। आई एम नॉट हियर टू प्लीज शो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस मार्केटिंग दैट वी हैव डन दिस और नॉट, जस्ट बिकॉज what appears to be bouncer was basically not a bouncer, क्योंकि इस चीज को I had told repeatedly in the class, Levi-Strauss and structuralism is one topic that is very important. खासकर myth का analysis क्यों, it is not only in the structuralism, it is also in the topic of religion. So ये चीज मैंने बताया, और exactly जो इतने पेजेस में लिखा था ये पूरा डायरेक्ट सवाल। जिस बच्चे ने हल्का सा भी क्लास में करा होगा, आप सोचिएगा उसके लिए ये सवाल में आउट ऑफ लेटर से दिस 50 मार्क्स एक बहुत ही हाई स्कोर 42 मार्क्स 43 मार्क्स गेन करना भी आसानी होगी, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस जो थे वो बहुत सिंपल आए। उन्होंने जान के थोड़ा ऐसा क्वेश्चन डाला कि बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, बट वो क्लास में अगर आपने करा होता आप बहुत ब्यूटीफुली बाइनरी ऑपोजिशन के कॉन्सेप्ट, ये सारा कुछ यहां इस्तेमाल करके बता सकते थे। Many would be thinking, नहीं सर पढ़ा नहीं, then that is what the problem is ना। I had told it repeatedly that this is important. Myth analysis बहुत important होता है, structural analysis of myth. तो see, what you learn out of it also is कि they are asking you questions from the syllabus properly, but they want you to do the syllabus also properly, कि जो major themes at least paper 1 में है वो properly पूछी गई हैं। Next would be again forensic अच्छी तरह से था, होमो इरेक्टस बिल्कुल डायरेक्ट था, बहुत फेमस, इसका तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैप के थ्रू फिजिकल फीचर्स सब कुछ लिख सकते थे। और देन यहाँ पे ये पूरा चीज थी, तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट अगर आपने उसको पढ़ा होता। नेक्स्ट एक बाउंसर लोगों को लगा
एक्सप्लेन द नोशन ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इन द पोस्ट मॉडर्निज्म जैक्स डेरिडा। तो आपको पोस्ट मॉडर्निज्म बताना था, उसके बाद डेरिडा। अब सबको लगा सर ये तो कहीं मेंशन नहीं होता क्या? अब देखिए क्लास में मैंने बड़ी स्पेसिफिकली बोला था कि पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने क्या बोला था, देखो मैंने बोला था आफ्टर एक्सप्लेनिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, मैंने बहुत अच्छी तरह से बोला था कि डीकंस्ट्रक्शन जो डीकंस्ट्रक्शन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो इंस्पायर्ड हुई है स्ट्रक्चरलिज्म से, पैटर्न से। ये डीकंस्ट्रक्शन का कैसे टेक प्लेस करती है, जैक डेरिडा ने क्या क्या बोला है, कैसे वो एक्चुअली में होता है, पूरा बताया गया। उसके बाद बकायदा उसके अलावा बाकी थिंकर्स ने उसके ऊपर क्या बोला है, माइकल फूको ने क्या बोला, जैक्स डेरिडा ने, जीन बॉडिलार्ड ने क्या बोला है, उसको क्रिटिसाइज करने का कॉन्सेप्ट, वो सारा कुछ डिस्कस करा गया था क्लास में। अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा दैट मीन्स फिर आप ऑब्वियसली मिस करोगे। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? ये चीज बिल्कुल डायरेक्टली क्लास में बताई भी गई थी और कराया भी गया था। सी अगेन दीज टू क्वेश्चन वर द वंस विच सबको प्रॉब्लम पड़ रही थी कि ये कहां से आया है। अगेन आपके सामने है। अगर आपने प्रॉपरली क्लास के नोट ही और जो पीडीएफ नोट्स आते हैं वो करा होता तो पॉसिबली यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस वेल। अगेन ये आई वोंट कॉल इट डिफिकल्ट बिकॉज क्लास में पूरी डिटेल में कराया गया था। मैं जिसने अटेंड करा था सेशन, इट शुड बी इजी फॉर देम प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड। मल्टी फैक्टर ट्रेट एंड सूटेबल डायरेक्टली बिल्कुल आ रखा था। सैम्पलिंग टेक्निक्स अगेन इसकी पीडीएफ अपलोडेड है, बिल्कुल डायरेक्ट था। तो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अगेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सवाल पहले भी आ रखा है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, कैसे कैसे टाइप्स होता है वो, जेनेटिक पैटर्न इनहेरिटेंस, एबीओ एंड आरएच ग्रुप और सिंथेसिस बायोकल्चरल फैक्टर्स। अगेन दिस इज फाइन प्रोवाइडेड यू हैव डन। अब आप देख लीजिए कि इस पूरे पेपर में अगर मैं अटेम्प्ट करता, ठीक है, मैं ये वाला करता क्लास में और ये वाला करता, ये दो क्वेश्चंस जो थे करता, क्योंकि अगेन इसमें बहुत कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत कंटेंट है। असदवाल में भी दे रखा था, इसका स्ट्रक्चरलिज्म का इंपैक्ट पूरा समझाया हुआ था। देयर आर पेजेस फुल, मैंने सिर्फ कुछ पेज डाले हैं। द थिंग इज यू वुड हैव सीन एवरी प्लेस ओवर हियर। नाउ सी द डिफरेंस। एवरी प्लेस, whether it is structuralism, so every place diagrams have been used. Now this is something which is not mentioned in any book. It is my habit of making diagrams when I'm doing. So what happens is when you put these diagrams in your answer scripts also along with the explanation, वो एग्जामिनर को भी लगता है इस बच्चे को पता है, उसको समझ आता है। देन यू एक्सप्लेन विद द असदवाल का थीम। तो क्या होता, ये दो अटेम्प्ट मैं करता क्योंकि क्लास में बहुत अच्छी तरह से कराया गया। अगेन अब एक अटेम्प्ट और करना है। अब ये आपके ऊपर है। लेट अस से बोथ दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इजी। आप चाहो तो इनमें से जोन सा आपको ठीक लगता है ये, या अगर आपको आर्कियोलॉजी का एक्चुलियन पीरियड या ओडुवन पता था, यू कैन अटेम्प्ट दिस। तो अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता तो आई वुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन थर्ड। सो मेरा अटेम्प्ट होता 3A कंपलसरी, तो 1 and 5 आर कंपलसरी, सो 3 क्वेश्चन नंबर 6 and क्वेश्चन नंबर 7. Now it does not mean that I am attempting this so you will attempt the same. No, it depends upon your strengths and weaknesses also. So क्लास में कराया था, इस वजह से ये जैक डेरिडा कई बच्चों ने ये क्वेश्चंस ये इतने नीचे इतने आसान थे, सिर्फ इस वजह से अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि जैक डेरिडा नहीं आता था। और ये वाला क्वेश्चन इतना आसान लगा था बट ये इस वजह से नहीं करा क्योंकि लेवी स्ट्रॉस की असदवाल की मित नहीं आती थी। सोचो ये दोनों क्वेश्चंस आपके रेडी थे अगर आप क्लास में पढ़ा होता। उससे दैट इज व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन इनटू एन इजी कैटेगरी। बहुत इजीली मैनेजेबल था। यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स ओवर हियर। अब अगेन स्टूडेंट्स विल ऑब्वियसली हैव क्वेरी, नो सर ये सर वो सर। इट इज अगेन दीज आर डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट वी हैव डन। यस पेपर 2 में थोड़ा सा ट्रिकीनेस आई, विल सी दैट। सो दैट इज व्हाई इफ यू आस्क मी I'll still repeat the level is easy of paper 1. ये paper 1 का है, easy था। Right selection of question is again important, and again that would have been easy if you would have revised the notes and the class notes repeatedly. Now you know that every single word in what I teach is written on the board. There is no use of PPT. Every single word is written. So now it is up to you. If you're not doing that, then that is a problem itself. You need to understand what is written on the board. अच्छी तरह से उसको कॉपी करिए, लिखिए। PDF में आपके नोट्स भी हैं, उसको भी देखिए। So ये चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक है। अगर करते तो आपको मैनेजेबल था। अब आता है पेपर 2। सुनिए पेपर 2 में अगेन देखिए मैं इस पेपर को ईजी नहीं मानूंगा, ये एक मॉडरेट है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर कि वाई
दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी, और वो देखिए व्हाट वी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर इज, एक तो मॉडरेट है, दूसरा है डायरेक्ट क्वेश्चंस तो थे, बट उसके साथ एक नेक्स्ट चीज आई कि एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन, की आपको प्रॉपरली उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, देन उसकी एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज करेक्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन, अगेन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, और इसी के साथ साथ एक और चीज भी है, जो थिंकर्स वगैरह का इस्तेमाल जो हम करते हैं, दैट बिकम्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी कि अगर आप ये देखोगे, देखो इसमें क्या है, जैसे ओरिजिन ऑफ स्टेट सोसाइटीज है. एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने वो पीडीएफ नहीं निकाली, अब अगर आप कंपाइलेशंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा. स्टेट सोसाइटीज में पेपर 1 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आई मेड यू राइट सो मेनी थ्योरीज ऑफ स्टेट सोसाइटीज, अलग अलग थ्योरीज, क्लोज टू 6 to 7 theories. And I made sure I told you that this is going to come in one or the other form. You could have used those theories and applied over here along with the example. ये भी लिखा जा सकता था, और इंडियन पर्सपेक्टिव में it is not difficult to write, you can write them. So again, सायरो मलाबार क्रिश्चियंस, तो अगेन आपको डायरेक्टली डिटेल्स नहीं पता थी, तो आपको पता है कि सीरिया से जो क्रिश्चियंस केरला में सेटल हुए थे, उनके एस्पेक्ट हल्का से लिखने के बाद इम्पैक्ट क्या उनकी क्रिश्चियनिटी का, उस रिलीजन का सोसाइटी में हो, यू कुड हैव यूज्ड दोज एस्पेक्ट्स आल्सो. सो ये कुछ चीजें आपको लगेंगी, डिजिटलाइजेशन ऑफ लोअर इकोनॉमी वगैरह. देखो इसमें भी अगेन स्ट्रक्चरिंग है, ये थोड़ा जीएस ऐसा लगेगा, बट आप लोग क्या कर सकते थे, जिस बच्चे ने विलेज स्टडीज का टॉपिक ठीक तरह से पढ़ा है, ठीक है, वो एग्जाम्पल आप यूज कर सकते थे. नेक्स्ट आप याद रखिए, ट्राइबल इंडिया के एस्पेक्ट्स भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते थे. कई थिंकर्स ने इसके एग्जाम्पल्स भी दिए, केस स्टडीज भी दिए कि किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन आया है थ्रू द डिजिटल वर्ल्ड चेंज. अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर ये थोड़ा बहुत कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट कुछ चीज डाल रहा है, तो वी विल ऑल्सो ब्रिंग ऑन द कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स एंड ऐड ऑन टू इट. दिस इज व्हाट वी कैन वर्क ऑन. बाकी ये जो चीज़ें हैं, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग ऑन ट्राइबल चिल्ड्रन एंड आर्टिसन ट्राइब्स, ये वो चीज़ें हैं जो हम जनरली ट्राइबल इंडिया में केस स्टडीज के फॉर्म में प्रॉपर्ली करते हैं. नेक्स्ट आया, ये वाला क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, पीवीटीजीज के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, पीवीटीजीज क्या है, मैंने आपको मैप बना के उसके एग्जाम्पल्स देके उसके सारी केस स्टडीज भी दी थी. पीसा एक्ट, अगेन वी हैव टोल्ड यू, पीसा एक्ट, एफआरए एक्ट हो गया, लार हो गया, ये सारे वो एक्ट्स हैं जिनका क्रिटिकल एग्जामिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं. सो दिस एंड अलॉन्ग विद द कॉलोनियल हिस्ट्री, इसमें एक्चुअल करना क्या था, अगर आपने इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में विलेज वगैरह के एस्पेक्ट पढ़ा है, ट्राइबल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है थ्रू द कॉलोनियल पीरियड, यू कुड हैव कंबाइंड इट एंड पुट इट. सो दिस इज अगेन मैनेजेबल क्वेश्चन. इफ यू मूव अहेड, अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कुछ चीजें होंगी जो शायद कुछ पढ़ी होंगी, कुछ नहीं पढ़ी होंगी, इट डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्ट. अब हल्का सा क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे राखी गढ़ी का आया, ये हम जनरली पढ़ते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द एविडेंसेस फ्रॉम राखी गढ़ी एंड इट्स लिंकेजेस टू द हरप्पन सिविलाइजेशन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि आपने हरप्पन वैली सिविलाइजेशन और राखी गढ़ी कितना डिटेल में पढ़ा है. नेक्स्ट, contrast the approaches and compare the approaches of LP Vidyarthi and Srinivasan. Next is forest policies. Now see, it depends. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और डीप है. अब अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, राखी गाड़ी की टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता, तो डजंट मेक सेंस टू अटेम्प्ट दैट. 20 मार्कर है, आप इसके साथ खेल नहीं सकते. ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है, बट ये क्वेश्चन थोड़े से आपको लगेंगे कि कॉम्प्लेक्स से है. सो वन वुड एडवाइस की इसके साथ पंगा मत लीजिए, अनलेस एंड अनटिल यू नो देम वेरी वेल. नेक्स्ट होता है, ये थोड़ा सा अगेन डेमोग्राफिक चैलेंज इन इंडिया चैलेंजिंग. हम लोगों ने जब डेमोग्राफिक थ्योरीज करते हैं तो इसमें सारी चीज़ें डालते हैं. नेक्स्ट आता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एक्टिविस्ट एंड फ्रीडम फाइटर्स, ये सारे मूवमेंट्स वगैरह थे, इसको भी स्टडी करते हैं. बिरसा मुंडा के ऊपर सवाल ऑलरेडी पहले भी आ चुका है. नेक्स्ट इज योर एथिकल कंसर्न्स. अगेन ये वाला थोड़ा सा अप्लाइड है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज फाइन. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. देखो, अगर इन तीनों क्वेश्चंस में देखोगे, ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली मैनेजेबल है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली मैनेजेबल था. इन दोनों क्वेश्चन में हमें एक चीज नजर आती है कि इसमें दो क्वेश्चंस लगे थोड़े से, जिसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. आंसर लिखा जा सकता है व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड विद द कंटेंट, बट शायद हो सकता है कि बच्चों को उस टाइम इतना क्लियरली याद ना हो. बट जब यहां पर आते, दीज क्वेश्चंस आर गुड एंड दिस कैन बी आंसर्ड, बट द प्रॉब्लम वुड बी कि शायद आप कुछ थिंकर्स के बारे में मेंशन ना कर पाओ, बट जेनेटिक्स को इस्तेमाल करके आप जरूर डाल सकते हो. डिपेंड्स कि आपने जेनेटिक्स की एप्लीकेशन उसमें करी या नहीं करी. लेकिन बाकी पेपर को देखते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चीज है. ओके, अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ये और ये वाला पार्ट भी जो है हम जनरली पढ़ते हैं. थोड़ा सा आया बीके बर्मन का बफर जोन, ये थोड़ा सा बहुत बच्चों के लिए हो सकता है एक बाउंसर की तरह एक्सेप्टेड. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने क्लास में नहीं पढ़ाया था.
तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक बाउंसर की तरह आपके हो सकता है. अगर आपने रीड करा हो, इट इज़ फाइन. विल ट्राई टू कवर दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दिस वॉज नॉट टॉट, सो येस इट कैन बी अ बाउंसर फॉर यू. बाकी चीज़ें फिर भी मैनेजेबल थी. नेक्स्ट आप आते हो कि कस्टोडियन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ट्राइबल्स वगैरह है, ट्राइबल से रिलेटेड था. डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्युलरिज्म क्लास में कराया था. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हुई, पीके भौमिक और लोधा ट्राइब. अब ये एक बार कई साल पहले पूछा गया है. अगर वो PYQ आपने प्रैक्टिस करा होगा तो ये आपके लिए मैनेजेबल हो सकता है, वरना डो नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज ये वाला आपके लिए एक एलियन क्वेश्चन हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट एक बार चलते हैं. क्रिटिकली एग्जामिन द पैराडाइम्स विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 हो गया, कास्ट की थ्योरीज हो गई, एथनो नेशनलिज्म. ये चीजें हम लोगों ने क्लास में कर रखी हैं. इसमें थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट है जिसमें आप एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, केस स्टडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत डिटेल में एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया था पूरा का पूरा. और साथ ही साथ अगर आप मार्जिनाइज सेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग ट्राइबल्स वगैरह की, जब हम हेल्थ न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर भी हम लोगों ने उनका इम्पैक्ट के बारे में स्टडी करा, तो यू कुड हैव एडेड दैट डायमेंशन आल्सो. सो दिस वाज अगेन क्वाइट अ मैनेजेबल क्वेश्चन, और ये तो खासकर बहुत आसान वाले डायमेंशंस में आता है. नेक्स्ट आता है आपको पेलियोलिथिक साइट्स फ्रॉम साउथ इंडिया. ये बहुत ईजी था. थियोरोक्रेटिक स्टेट्स एंड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. अगेन दिस वॉज अ मैनेजेबल एंड ईजी पार्ट. सो अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता तो आई वुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, और इस वाले सेक्शन से आई वुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. रिमेंबर वन थिंग, आपको पूरा पेपर जब आप देख रहे हो, अगर अभी आपको लगता है सर इसमें से ये सवाल मुझे नहीं आता, आपको सारा पेपर पॉसिबल भी नहीं है. यूपीएससी प्रसाद नहीं बांट रहा है, ठीक है. वो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे. लेट अस से आपने ये देखा, लेट अस सी पी के भौमिक लोधा ट्राइब नहीं पता था. अगर इट इज समटाइम्स पॉसिबल आपने ना पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है बट जरूरी नहीं आपने पढ़ा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. वो अटेम्प्ट करें जो आपको बेटर आता है. सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये समझ लीजिए कि इट इज बेटर टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जिसमें सबका थोड़ा 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 आता है, रादर देन अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन जिसमें एक या दो अच्छा आता है, दूसरे कोई तीसरा का कुछ नहीं आता है. दैट शुड नॉट बी डन. सो प्लीज अंडरस्टैंड, application of the concept आया, correct choice of the question is becomes very important, and repeated revisions. अगर हम देखते हैं जो what we have taught, if you would have studied that, you could have majorly done with the question. Obviously certain application was required. So उस चीज में यही हम चाहेंगे, जब आप पढ़ते हो तो उस चीज का एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन करने की कोशिश करो while answer writing. So we will also add on those aspects and certain contemporary aspect ताकि आप उसमें यूज कर सकें उसको. So this is what was the analysis. Overall if you see, paper 1 was relatively very easy. Paper 2 was moderate. So coming back, paper 2 was moderate. Overall, it was little more than, I would say, easy to moderate की category पूरा. You can score well in this if you have studied well. Paper 1 में बहुत score कर सकते हैं. अगर paper 2 में थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी होता है, then also ना overall score can be very high if you have done well in paper 1. So what we will say is, obviously we will orient little bit things with respect to adding more dimensions to certain thinkers जो generally traditionally नहीं आता, उनको add करने की कोशिश करेंगे, and we'll try to make it more comprehensive so that कि एक आधा question जैसे BK रॉय बर्मन का भी जो आया था वो भी अगर in case नहीं छूटे कभी, so we'll make sure of that also. All the best, keep studying. This was the analysis, a brief analysis of the anthropology optional. You'll be definitely coming out with proper analysis of the questions later on. That will be available in the Only IAS Extended channel. Take care. God bless and Jai Hind. Hello guys, welcome to PW Only IAS. My name is Shekhar and I am the faculty of sociology at PW Only IAS. So आज हम लोग एक फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे इस साल के यूपीएससी के सोशियोलॉजी के पेपर के बारे में. हम देखे थे कि सोशियोलॉजी के पेपर में इस बार पेपर 1 और पेपर 2 में काफी डिफरेंसेस हैं, है ना. जब पेपर 1 की बात करें, जैसा बच्चों ने दिया है, जैसा फर्स्ट इंप्रेशन पेपर 1 के बारे में आया है, उससे ये समझ में आता है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन की तरफ टुवर्ड्स दैट सोशियोलॉजी का पेपर ने एक वापस टर्न ले लिया है. कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में पूछी गई है, जैसे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी करके एक टॉपिक है. उसमें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आपने देखा होगा, मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं. रॉबर्ट बियरस्टेड ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि सोशियोलॉजी एक जनरल सोशल साइंस है, एक रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस है. इट इज अ कैटेगोरिकल साइंस एंड नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. हाउ इट इज अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस. इन सारे
एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन आ गया, इट इज अ जनरलाइजिंग साइंस एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। तो ये तो एक बेसिक क्लास में जो हम कवर करते हैं क्वेश्चन उससे आ गया है। एंड देन इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो बच्चे को एक अप्रोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से, अगर आंसर का फ्रेमवर्क उनके पास स्ट्रांग है तो ये पेपर उनके लिए इजी और इजी टू मॉडरेट के बीच में लाई करने वाला था पेपर 1। बिकॉज आप देखेंगे कि उसके बाद उसने रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी पूछ लिया, नॉट जस्ट डिफरेंस। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी लाइक सोशियोलॉजी इज अ जनरल सोशल साइंस, इट इज नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस लाइक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। तो आप वैसे कॉमन कंपैरिजन से वो पार्ट का आंसर लिखना शुरू कर सकते थे, नेचर से ही, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट से, ठीक है। और उसके बाद कैसे एक दूसरे को ये डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट करते हैं आप वैसे क्वेश्चन में वो बता सकते थे। एंड देन यू शुड हैव कम एट द डिफरेंस एंड कंक्लूडेड द क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि अगर आपके पास सोशियोलॉजिकल नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग है ना, कन्वेंशनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो यू वुड हैव इजीली नेविगेटेड पेपर 1, है ना। क्लास नोट से भी थैंकफुली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, है ना, और इट वुड हैव हेल्प यू टू हैंडल पेपर 1 क्वाइट कन्वीनियंटली। हालांकि पेपर 1 को सारे बच्चे, जो इनिशियल इंप्रेशन उनको आया था, वो सोचे थे कि ये कंप्लीटली स्टैटिक है, बट दैट इज नॉट द केस। पेपर 1 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने डायनामिज्म दिखाया, और उसके अलावा इंटरमिक्सिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जैसे कि एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एंड स्टेटस ग्रुप। अब ये स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर में आपने देखा होगा, जो भी मेरे स्टूडेंट है, जब मैं स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर यूनिट 5 पढ़ाता हूं क्लास में, तो क्लास डिस्कस करने के बाद, मतलब क्लास एज डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन डिस्कस करने के बाद, मैं हमेशा कास्ट डिस्कस करता था। याद करो, कास्ट और स्टेटस ग्रुप, है ना। मैं आपको समझाता था कि कास्ट सिस्टम में कैसे स्टेटस वाज एसोसिएटेड टू दैट कास्ट, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें वो सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ने चीजों को चेंज किया है ना। पहले एस्क्रिप्टिव वैल्यू था बहुत डोमिनेंट इंडियन सोसाइटी में, अब अचीवमेंट वैल्यू धीरे धीरे डोमिनेट हो रहा है। उसे कारण कास्ट से ज्यादा क्लास के बेसिस पे ओवरलैपिंग हो रही है स्टेटस ग्रुप से, है ना। हालांकि फिर आपको बताना है कि कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी या रूरल सोसाइटी के फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे अभी भी कास्ट के इज स्टिल अ पावर ऑफ सोर्स ऑफ सोशल एस्टीम। इनफैक्ट मैंने जीएस के क्लासेस में भी जो सोसाइटी पढ़ाया है, तो उसमें ये बताया कि कैसे इट still works as status group, है ना, and it is a factor behind marriages, it is a factor which influences our public behavior, है ना, all that। तो आपको वो एस्पेक्ट भी साथ में बताते हुए तब कंक्लूड करना था। तो आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको हल्का सा अप्लाई करना है नॉलेज को, बट इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट यू वुड बी इजीली एबल टू डू इट, है ना। या फिर आप देखिए, जैसे मैरिज as an institution has undergone radical transformation। अब ये एक सवाल फ्रॉम रिचुअल टू कमर्शियल, ये फिर से एक अप्लाइड सवाल था, है ना, ये फिर से एक अप्लाइड सवाल था। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूछिए तो कुछ तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। व्हाट आर द बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ फैमिली एज प्रपोज्ड बाय टालकट पार्सन्स। हम लोग क्लास में लर्न करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, एडल्ट पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन। इतनी सिंपल क्वेश्चन पूछी हुई है। मैंने रिसेंटली अभी जो बैच कंडक्ट हो रहा है उसमें आपको बताया था ना कि यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा कैसे सोशियोलॉजी उसका प्रोडक्ट है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस साल, और आ गया, है ना। या ऑब्जेक्टिविटी वाला क्वेश्चन पे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी और उसके क्रिटिसिज्म के डिबेट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सवाल पूछ दिया था कि ऑब्जेक्टिविटी इज एन ओवरहाइप्ड आइडिया इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, है ना। और उसके बाद नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पूछे गए थे। तो या फिर सोशल मोबिलिटी और क्लोज और ओपन मॉडल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये सब कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, है ना। सो इफ यू लुक एट दैट, या प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, कार्ल मार्क्स का एलियनेशन थियरी। तो इफ यू लुक एट दिस, तो वी कैन से कि पेपर 1 रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट के बीच में लाई करेगा। जैसे गिग इकोनॉमी वाला क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर का जो बैच है, यू गाइज वुड बी अवेयर ऑफ दिस कि मैंने गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकता है, उसका इंपैक्ट लेबर मार्केट पे। ये मैंने क्लास में पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था कि ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन को सोच के रखिए, है ना।
वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ वाले यूनिट के लिए, एंड एग्जैक्टली वही हुआ, क्वेश्चंस वैसे आ गए. सो आई थिंक कि पेपर 1 इसीलिए हम लोग इजी टू मॉडरेट रेट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ जो एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल ही इजी नहीं है, बिल्कुल ही स्टैटिक नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको वही डिस्कस करके बताया कुछ डायनामिक क्वेश्चंस भी हैं. सोशल मीडिया वाला चाहे क्वेश्चन हो गया, इंटरमिक्सिंग भी है, राइट. और पिछले साल से एक और ट्रेंड, पिछले साल तक हम लोग देख रहे थे कि रिसर्च मेथड्स जो है वो काफी डोमिनेंट हुआ करता था, बट रिसर्च मेथड्स के क्वेश्चन जो है अब डिक्लाइन कर गए हैं, है ना. एक या दो क्वेश्चंस ही हमने देखा है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे. सो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इजी टू मॉडरेट पेपर 1, है ना. एंड अगर आप क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, थियरीज, उस पे अपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग पे कमांड बना ले तो इट इज इजिली डूएबल. अच्छा, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है कि आपके आंसर राइटिंग में एक ऑब्जेक्टिविटी हो, वो आपको डिस्प्ले करनी जरूरी है. रीजन बीइंग इज कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि पेपर 1 में यूपीएससी ने 3 पेजेस 20 मार्कर आंसर के लिए अलॉट किया था. बहुत सारे लोग उस वक्त में बोल रहे थे अरे यूपीएससी का मिस्टेक हो गया, बाय चांस ऐसा हुआ कि वो लोग 4 के बदले 3 पेज प्रिंट करवा दिए होंगे, बाकी ऑप्शन में 4 ही थे. बट जी नहीं, ऐसा नहीं था, फ्लूक नहीं होता. यूपीएससी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, काफी थॉटफुल एक्ट उनके होते हैं. तो मतलब उन्होंने इस बार भी उसको 3 पेजेस ही दिए 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए. ये क्या दर्शाता है कि यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग कि आप अपने पेपर में थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी ले आए, क्योंकि सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल के साथ क्या हो रहा था कि बच्चे बहुत बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे थे आंसर में. बट आपके अगर कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनको अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल दे रहे हो, अगर आप उसको इलस्ट्रेट कर सकते हो, है ना, एक्सप्लेन करके, तो यू आर सफाइसिंग द नीड्स ऑफ यूपीएससी. तो आपको बीटिंग अराउंड द बुश करने की जरूरत नहीं है ना. सो दिस वाज अबाउट पेपर 1. जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है पेपर 2 बच्चों को काफी डायनामिक लगा है. ये इसलिए है कि कुछ थीम्स थे जो कि ट्रेडिशनली आपको दिखते थे, वो इस बार नहीं दिखे. फॉर एग्जांपल एम.एन. श्रीनिवास, कास्ट सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ए.आर. देसाई, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेथड, ये सब चीजें जो रेपिटेटिव थी वो नहीं दिखा. दूसरी बात, पार्ट बी जो सोशियोलॉजी का है, B1 से लेके B6, उसका नेचर थोड़ा चेंज हो गया और वो जो क्लासिकल क्वेश्चंस आते थे उससे हल्का अलग आया. और डायनामिक इसलिए क्योंकि ये कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स पे रिफ्लेक्शन डिमांड कर रहा है. तो बेसिकली ये पेपर आपको एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज और सोशियोलॉजिकल थिंकिंग एंड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डिमांड कर रहा है. इफ यूर माई स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई दफा बोला है कि देखो यार, अर्ली क्लास में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे तो तुम तभी लिख सकते हो जब तुम्हारा सोशियोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गया हो. तो यूपीएससी ने इस बार के पेपर में वही किया. मैंने आपको पहले भी बोला था कि पेपर 2 क्या होता है कि वो अप्लाइड होता है. पेपर 1 में आप अच्छे से नॉलेज कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर पेपर 2 जो है वो अप्लाइड नेचर का आ सकता है. इस बार एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है. जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. अब जीएस के क्लास में भी मैं पैराडॉक्स ऑफ कास्ट समझाता हूं कि एक तरफ कास्ट इज वीकनिंग और एक तरफ कास्ट कैसे रीइंफोर्स हो रहा है सोसाइटी पे. तो वो सारे फैक्टर्स जो कास्ट को रीइंफोर्स कर रहा है सोसाइटी पे, उनको डिस्कस करना था हम लोगों को, है ना. तो अगर आप क्वेश्चन को डिसिफर कर लीजिए तो बस उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना है. इट्स क्वाइट सिंपल टू हैंडल. या फिर इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं. तो पहले तो क्लासिकल इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर है, भौमिक का आप उसमें लिख सकते हो, उसकी जो थियरी है, जो कैटेगराइजेशन करते हैं. और ऐसे क्वेश्चन में आपको ना स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर जब इमर्ज हो रहा है ब्रिटिश एरा में तो कैसा है, उसके बाद पोस्ट ब्रिटिश एरा मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा है, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा कैसा है. क्लास में आपको ऐसे स्ट्रक्चर में बताता हूं. तो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ आंसर का फोकस होना चाहिए कि कैसे उसमें कंटेम्प्रेरी चेंजेस आ रहे हैं. चाहे वो कैपिटलिस्ट क्लास हो, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के अंदर कैसे स्किल्ड वर्कर सर्विस सेक्टर में, व्हाइट कॉलर वर्कर, और कैसे अनस्किल्ड मैनुअल लेबर जो है उनके नेचर ऑफ जॉब में भी चेंजेस आ रहे हैं. ऑल दोज एस्पेक्ट्स. और कैसे इंडस्ट्रीज भी चेंज हो रही हैं. और अगर आप इसमें एआई या डेटा साइंस, इसके कारण जो रिसेंट टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, या गिग इकोनॉमी, उनके पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर लेते तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता.
तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हो आंसर में, वो डिपेंड कर रहा था पेपर 2 के क्वेश्चन में। और आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप जनरल सोसाइटी के टुवर्ड्स, अगर आप ऑब्जर्वेंट हो और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लियो, तो आप उसको हैंडल कर पाते, है ना। जैसे फैमिली बॉन्डिंग्स, है ना, कैसे चेंजिंग किनशिप पैटर्न इन इंडिया से अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये हम फैमिली के पार्ट रहते हैं बचपन से, हम इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। ये सारे जो डायनेमिक पार्ट थे, चेंजिंग पार्ट थे, उस पे क्वेश्चंस आए हुए थे, राइट। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि क्लासिकल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जैसे कि इस बार वेस्टर्न वर्सेस इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब मैं जब पेपर 2 शुरू करते हैं हम लोग, तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड सोशियोलॉजी फॉर इंडिया के डिबेट से शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन वहां से आ ही गया है। सो दैट वाज द गुड एस्पेक्ट। उसके बाद we have to briefly outline some major aspects of G.S. Ghure's contribution to Indological approach। सीधा क्वेश्चन था ये। या फिर डेफिनेशनल प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब, इस बार पूछ लिया डेफिनेशनल प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब क्लास में, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया में सवाल वहां से करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो कि स्पेसिफिक पूछे गए हैं, जैसे कि आंध्र बेत्ते का एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, है ना, उसका एनालिसिस, तो वो सब स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। वाई स्टडी ऑफ मैरिज इज इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चों को ये लग रहा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा भी नहीं है। आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्या यूपीएससी के लिए इसमें आपको एक्चुअल मैटर करता है कि अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप जनरल ऑब्जर्वेशन से आंसर को लिख सकते थे। और जो बहुत मैटर करता है पेपर 2 और पेपर 1 के बीच में, इसकी चॉइस ऑफ क्वेश्चन। पेपर 1 में आप देखोगे कि आपको मोर देन 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आप चॉइस कर रहे हो। लेकिन पेपर 2 की जब हम बात करेंगे तो 2 कंपल्सरी क्वेश्चन के अलावा अगर आप यूपीएससी चेक कर रहा है कि आप हाउ विल यू चूज द क्वेश्चन। अगर आप जैसे कि क्वेश्चन 2A 2B 2C है ना, उसमें पहला क्वेश्चन स्टैटिक वेस्टर्न इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन डेफिनेशनल प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब, है ना, तीसरा प्रॉब्लम क्या है, व्हाई स्टडी ऑफ मैरिज इज इंपॉर्टेंट, है ना, और चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिजेस इन इंडिया। तो अब ये एकदम क्लासिकल कनोटेशन से आ गया है क्वेश्चन आपका। इसमें 50 मार्क्स में आप समझो कि 35 तक इजीली स्कोरेबल है, 30 to 35। तो ये सब बहुत एडवांटेज वाले क्वेश्चंस थे, है ना। उसी प्रकार से आपने देखा एक और क्वेश्चन आया था, जैसे कि जो कह रहा था आपको कि हाउ डू रिलीजियस कम्युनिटीज कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, ये जीएस में भी हम लोग सोसाइटी में पढ़ते हैं, है ना। या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाला क्वेश्चन, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आ गए हैं, इसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप सही से क्वेश्चंस को चूज करते तो आपको पेपर 2 भी बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आई हैव बीन वोकल कि ये क्वेश्चन आ सकता है। आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई हैव बीन वोकल, क्लास में पढ़ाया भी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, आ गया। रेलेवेंस ऑफ प्लानिंग इन डेवलपमेंट, रेलेवेंस ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, ये क्लास में डिस्कस्ड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आ गया, राइट। तो अगर इन सब चीजों को अगर हम लोग बहुत ही बैलेंस तरीके से प्रिपरेशन करें, जहां पे पहले हम लोग हश में ना रहे कि वी हैव टू फिनिश द टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल, रादर कोर कॉन्सेप्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, एंड उसके बाद हम लोग नोट्स कंसोलिडेट करें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, और थोड़ा जो भी हमारे सोसाइटी में जैसे चीजें डेवलप हो रही हैं उनके बारे में सोचें सोशियोलॉजिकली। तो यूपीएससी में सोशियोलॉजी के पेपर में 300 प्लस बहुत ही आसानी से आ सकता है। हम लोग इस बार के पेपर को देख के ऐसा कह सकते हैं। और पेपर 2 को इसीलिए मैं डिफिकल्ट, जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं इसको मॉडरेट रेट करूंगा, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में एट मैक्स, ठीक है। अब इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कुछ दिनों में जल्दी हम लेके आएंगे, वो आपको PWOnlyIAS के एक्सटेंडेड चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। For now, that's all from my side. My name is Shekhar and I'm signing off. Thank you, and please watch our videos on PWOnlyIAS YouTube channel. Thank you. Have a nice day. Take care and God bless you. Bye-bye. Hi, hello everybody. How are you all doing today? So,
the much awaited public administration analysis, the question paper analysis of 2024, the mains exam that got over. And what is the result? Well, before I head on with the discussion, this is the Telegram channel where you can share your queries or concerns with regard to public administration or the theories of public administration or how to link paper 1 with paper 2, any such concerns you have, or even if you want to know how to interpret some questions that have appeared in the paper, you can contact me here. Now let us go into what was the paper all about. In a nutshell, if I were to say, it was the most easiest paper of public administration in a very long time. In a very, very long time, it was the most easiest public administration paper. And I can say this with confidence for one major reason. It was straight from my notes. I'm not just talking about the theory here, including the examples which we had discussed in class, especially my students who are watching this video, you should be knowing it. The examples that we picked up in the class, even that came for the paper. Whatever additional data or content I have shared it with you in terms of, let us say, social auditing, what is the statistics of it, where does it stand, how many cases are pending, what are the issues, etc. All of that became useful. So the point here, what I want to stress is, if you are looking for a PubAd paper or if you are looking for somebody to teach you public administration, look nowhere else. And don't take my word for it. You can actually visit the Telegram channel, interact with other students before you take a final call. Now let us see the paper in a very quick manner. The questions were very direct. After a very long time in public administration, direct questions are coming. Few rare topics were there, no doubt about it, because after all it is UPSC. It is not that every time they will ask only whatever is asked, like since the last 10-15 years. 1 or 2 topics will be there which are out of the blue. For example, one was the ERG theory of motivation. Then from current affairs they had asked questions on Telecom Regulatory Authority of India, NDAP of Niti Aayog, which are not like चौंकाने वाले चीज नहीं है. It's not something which will actually cause, oh my god, that sort of a feeling, because this were in the news one or the other way. Clear? Don't go behind rare topics. Always remember forest for the trees. Now, whenever a rare topic appears in optional paper, especially in public administration, what majority of the students do is, at least 90% of the students, what they do is, they go behind those rare topics. They go behind each individual tree and forget the beauty of the whole forest. You have to actually go behind what? You have to go behind the main thinkers first. You have to finish all the theories first. You have to focus on the evolution part. You have to interlink it with the current affairs as well as with the paper 2 topics. That is the major focus area. The rarest topics that come from anywhere you can pick it up, because public administration is such a vast subject. So many thinkers have contributed towards it. So any thinkers, any contribution can be picked up by UPSC. So one of the frequent questions that I always get is, sir, which is the one source material? There is no one single source material, because public administration is spread like the ocean all around the world. So what will you do then? Either you should do self-preparation, or as I have told you at the beginning, inquire properly and then join for a class. Practice the frequently asked topics by writing PYQs. Now you need to practice it a lot, because as you keep writing, you'll start getting the hang of it. And when any question is asked, the theory should flow, the example should flow. So that is the most important skill that you need to develop. Once that is developed, even if you get an out of blue question also, you will be calm, because you're not wasting your time thinking about it. You are like, okay, this question I don't know, let me move on to the next, or let me finish all the questions and then come back. Detailed analysis is going to come soon in the Only IAS extended YouTube channel. It is the easiest paper of PubAd, as I have started in the beginning of my lecture. It is the easiest paper, be it from paper 1, be it from paper 2. There is no doubt. It is the most easiest paper that have come out in a very long time. Clear, people? And if you ask me, compared to last year or the previous years,
This is an area now where public administration students could have scored easily. You can really hit the ball outside the park if you have prepared it well under proper guidance and if you have practiced your PYQs. For those of you who are still, maybe giving your third, fourth attempt, etc., but still you have doubt regarding, getting your PYQs, etc., evaluated, don't worry about it. Share it in this Telegram channel. I will review it and I will give you my feedback. That sounds good, right? Pretty decent. And it is completely free. I'm not charging a penny for it. Neither am I. Nor PW Only IAS is charging a penny for it. You can send it here. All right. Any other queries that you have with regard to the question paper that has come out, you can very well share your concerns here. Detailed analysis, as I have shared it with you already, will be coming soon in the Only IAS extended channel. So don't worry further. Those of you who missed it out this year, prepare really well. All right. And be ready for the next year. Those who have done really well, take a big, deep breath. Take that much needed break. Spend quality time with your friends and family. So with that, we come to an end of our session, people. Any other concerns or queries that you have, any other requests that you have, please put it up in the comment section. Wishing you all a fantastic day. Take care. हेलो बच्चों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार के हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर दिया होगा और कुछ लोग आने वाले दिनों में देंगे। बच्चों, इस बार का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर था, आप उसको डिफ़िकल्ट भी नहीं मानेंगे, लेकिन इजी भी नहीं मान सकते। अगर मैं क्लियरली बताऊं आपको, पेपर 1 वाज स्लाइटली डिफ़िकल्ट, राइट? डिफ़िकल्ट टू मैनेज. But paper 2 was okay. Paper 2, if you will see, you can handle most of the question, right? We all can handle. So paper 2 was easy to handle, but paper 1, of course, there were some offbeat questions. Fine. बच्चों, यूपीएससी में ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है ना? तो चैलेंजिंग क्या था? चैलेंजिंग ये था, खासकर पेपर 1 में, कि पेपर 1 में आप सबको पता है कि, या पेपर 2 में आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं. यू ऑल नो दिस. सो सपोज क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव 2A, 2B, 2C. बट if you have analyzed it properly, they are allowing you to write 2 questions easily, but they are creating problem in third question. है ना? कोई एक क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. सपोज दिस ईयर पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू रिमेंबर, they asked Harappan art, they asked megalithic burials, right? And then they asked Western Chhatrapas. So actually 2 you would be familiar, third there would be a problem. Fine. So probably it's a deliberate attempt, है ना? ऐसा लगता है कि ये पैटर्न है और 2 क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ता है. यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ. बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो होता है, उसको करने के लिए कोई नोट्स की जरूरत नहीं होगी, है ना? आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका नॉलेज क्या है, क्या आपने इंटरनलाइज किया है, आत्मसात किया है, कितना आप समझते हैं इस सब्जेक्ट को, क्योंकि जो वो पूछा जाता है उस पर कोई मैटर नहीं होता. मैंने कहा ना, उसे आप ऑफ बीट क्वेश्चन कह सकते हो. तो आप कहोगे कि अरे ये तो हमारे नोट्स में नहीं है, हमारे किताबों में नहीं है, उस तरह से हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, सिलेबस में भी इंडिकेशन नहीं है, फिर भी क्यों पूछ दिया? बच्चे, इसलिए पूछ दिया कि वो जानना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजों पे अपने नॉलेज के आधार पर अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. आप डरते तो नहीं हो, डर तो नहीं जाते हो, है ना? तो चूंकि पेपर 1 में खासकर एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया दोनों में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, है ना? एक्चुअली जो प्रिपेयर करते हैं वो आपको बताएंगे कि
उतने डिटेल्स में उस टॉपिक को नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है. सपोज रोल ऑफ अग्रहारा इन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. हम सब अग्रहारा समझते हैं, लेकिन अर्ली मिडेवल इंडिया में, खासकर साउथ इंडिया में, अग्रहार का रोल था, है ना, एजुकेशन के डेवलपमेंट में. लेकिन अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अग्रहारा का रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. ये थोड़ा सरप्राइजिंग है ना. मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग को अलग से पूछा जाएगा, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आगे भी रहेंगे, है ना. सपोज सूफिज्म के रोल को हम सब समझते हैं, लेकिन कलंदरिया के रोल को अलग से पूछ देना थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है. लेकिन ये बात समझने वाली है बच्चों कि अगर आपने सूफिज्म को समझा है तो कलंदरिया के रोल पर भी आप कुछ लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते, है ना. तो आपसे वो कुछ अप्लाइड, राइट, नॉलेज के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप अपने को अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते. फाइन बच्चे. तो पेपर 1 में कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस थे, कुछ ऑफ बीट क्वेश्चंस थे, जिससे थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी. लेकिन पेपर 2 स्मूथ होगा आपके लिए. तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये सबके लिए ये होगा. तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आपने अपने आप को अप्लाई किया है, तो कोई डरने वाली बात नहीं होगी. राइट. पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं. दूसरी बात, अगर इसको एनालाइज किया जाए, इस पैटर्न को समझा जाए, तो पहली चीज आपको ये समझ में आएगी, जो वी ऑल नो दिस, दैट देयर इज ए ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ cultural topics. Have you realized this? Suppose this year also they have asked question on Harappan art, they have asked question on Behmani architecture, they have asked question on, you can say, Besar School of Art, they have asked question on Malwa painting. So these are question in one paper in 1 year based on cultural theme. They have asked question on Buddhism, they have asked question on, right, of course, Sufism related questions. So these are cultural themes, culture related themes, and there is a growing importance of culture related themes, and it's not bad. Why? Because you have to prepare cultural topics for your general studies. आप जब जनरल स्टडीज को प्रिपेयर करते हो तो इन सारे टॉपिक को करते हो. हाँ, कुछ डिटेल्स में, राइट, कुछ बातें, राइट, कुछ और, लेकिन ये टॉपिक ज्यादा पूछे जाने लगे हैं. Even in the map sites, you will see 6 to 7 sites are cultural site, temple related, है ना, education related. You can say sites are also, right, language based. So inscriptional sites they have asked. So you will see that even cultural sites they have been asking. Fine. तो पहली चीज जो आप एनालाइज करोगे इन क्वेश्चन में, खासकर पेपर 1 में, कि कल्चरल टॉपिक्स को प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है. फाइन. इन पेपर 1, हैव यू रियलाइज दिस और नॉट, दे आर नॉट अलाउइंग यू टू इग्नोर पॉलिटिकल थीम्स. है ना, जब हम किसी टॉपिक के पॉलिटिकल डायमेंशन को पढ़ते हैं तो बच्चों हम उसको इग्नोर करते हैं, है ना. पढ़ते वक्त हमें लगता है क्यों करें, ये जीएस हो रही है, हम क्यों किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी के बारे में पढ़ें. लेकिन आप देखोगे इस बार भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन इन 18th सेंचुरी असफजाई डायनेस्टी, राइट, पल्लवा चालुक्या कन्फ्लिक्ट. तो अगर आप पॉलिटिकल थीम को इग्नोर करते हो, आप सोचते हो कि नहीं हम पॉलिटिकल थीम को इग्नोर करेंगे, है ना, वो जीएस के लिए केवल याद रखेंगे, तो भी एक, राइट, डिफिकल्टी, राइट, आपको आ सकती है. तो आप पॉलिटिकल थीम को भी इग्नोर मत करिए. और ऐसा रहा है, शुरू से ऐसा रहा है. हम लोग अपनी क्लासेस में भी बात करते हैं कि दे हैव आस्क्ड हु वेर मौखरीज, दे हैव आस्क्ड व्हाट वाज रिलेशन बिटवीन मौखरीज एंड लेटर गुप्ताज. दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दे हैव आस्क्ड इट. पहले ये पूछ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो पॉलिटिकल थीम को भी इग्नोर नहीं करना है, ये भी एक इंडिकेशंस है. कल्चरल थीम को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये एक इंडिकेशन है. तीसरी बात, जनरली हम पॉपुलर मेन स्ट्रीम टॉपिक को करते हैं और पेरिफेरल टॉपिक को भूल जाते हैं,
है ना। हम सोचते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फैक्चुअल हो जाएगा, है ना, इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, है ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त के कंट्रीब्यूशन को, राइट, एक ओवरऑल आइडिया रखते हैं, लेकिन फैक्चुअल समझ के इसको इग्नोर करते हैं। बट ये नहीं किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चाहे वो मिडेबल इंडिया हो, चाहे वो राइट एंशियंट इंडिया हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम फैक्चुअल समझते हैं, इग्नोर करते हैं, पेरिफेरल टॉपिक समझते हैं, उसको मेन टॉपिक नहीं समझते हैं। हम वो नहीं कर सकते, हमें वो नहीं करना चाहिए, राइट। सो इफ यू हैव कवर्ड योर सिलेबस, देन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी या होनी चाहिए। फाइन। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में इनिशियली आउट ऑफ 20 लोग 18-19 कर देते थे, है ना बच्चा, ऐसा होता था, है ना, 18-19 भी कर देते थे। लेकिन अब दे आर नॉट अलाउइंग यू टू डू राइट मोर देन 13 और 14। तो अगर आउट ऑफ 20 यू हैव डन 13 एंड 14, इट इज ओके, राइट, ये अच्छा है। बिकॉज 4-5 मैप साइट्स आर रियली डिफिकल्ट, है ना। ये किसी से होने वाला नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप ये ना सोचे कि आपसे नहीं हो रहा है। 4-5 ऐसे साइट हैं, है ना, कुछ मेगालिथिक साइट्स उन्होंने पूछे हैं, राइट, उड़ीसा के कुछ प्री हिस्टोरिक साइट भी उन्होंने पूछे हैं, जो डिफिकल्ट है, जो लोगों से नहीं होगा। तो अगर आपसे भी नहीं हो रहा है तो आप चिंता ना करें। आउट ऑफ 20 4-5 ऐसे साइट्स हैं जो वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बट देर आर सम सिंपल साइट्स ऑल्सो। हथनौरा पूछा गया है, राखीगढ़ी पूछा गया है, श्रावस्ती पूछा गया है, नवदा तोली पूछा गया है ना बच्चे। तो सिंपल साइट्स भी हैं और हमेशा उसी तरीके से तैयारी करनी होती है, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। 2-4 स्पेशल क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं। तो आप कहीं से भी राइट कभी घबराएं नहीं, क्वेश्चन ना करें, सेम सोर्स सेम अप्रोच को बार बार रिवाइज करते रहें, डरें बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आपने अपने आप को अप्लाई किया है तो यू विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर। पेपर 2 के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अभी इसमें हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पेपर 2 एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। पेपर 2 का एकमात्र राइट फॉर्मूला है कि आपने सिलेबस पूरी तरीके से किया है। आप ट्रीटी ऑफ सालबाई को जानते हैं, बैटल ऑफ पलासी को जानते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म को जानते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को जानते हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को जानते हैं। तो अगर आप 1935 एक्ट को जानते हैं तो आप परफॉर्म कर लेंगे। पेपर 2 में वो दिक्कत नहीं है, खासकर इस बार के क्वेश्चंस में ये लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत पेपर 2 में आपको नहीं होगी। हम लोगों के क्लास में भी जो स्टूडेंट होंगे उनको भी पता होगा कि चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या इवन एंशिएंट मिडेबल का क्वेश्चन हो, एक्सेप्ट जो कुछ क्वेश्चन सरप्राइजिंग है जिसको हम लोग बाउंसर कहते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चंस हम लोगों के क्लासेस से आए हैं, राइट। और आप जब देखेंगे तो आपको ये फील होगा, राइट, फाइन। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल राइट मॉडरेट राइट पेपर था, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस जरूर आपको परेशान करने वाले दिखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि आपको वहाँ अपने आप को अप्लाई करना होगा। फाइन बच्चे, सो वेरी सून, है ना, हम लोग डिटेल्ड वीडियो लेके भी आएंगे एंड वी विल ट्राई टू राइट डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन डिटेल। सो आप हमारे चैनल पर बने रहें। सो थैंक यू, टेक केयर। Hello dear aspirants. So I hope either you would have attempted this 2024 exam or you are willing to go for the 2025. So both kind of audience will be addressed here in this session, this very short session just of 10 to 12 minutes. So what is the first hand review from my side of this paper? As a teacher definitely it is satisfactory, but if I just recall those student days जहाँ पर हमारी एक हैबिट होती थी कि अच्छा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इस तरीके से चीज़ें तैयार करनी है। मतलब कहने का मतलब केवल PYQ बेस पर अपनी लर्निंग को बेस्ड करना। आई एम रिपीटिंग बिकॉज दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस होल डिस्कशन। ओनली ऑब्जर्वेशन ऑफ PYQs and based on that you decided what to study in that particular topic or chapter.
then definitely this year you would have faced that shock. I would like to give few examples here just to substantiate whether paper was tough or paper was easy. I would like to say only 2 words. If you prepared the optional or any topic in a right way through the systematic approach, then this paper was easier for you. If you are in the habit of just being on the PYQs based learning, not the systematic approach, thoroughly the conceptual decoding, then definitely you would have felt the paper was tough. So for me as a teacher, like there were so many factors of satisfaction, because जब आप टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहता है कि कुछ चीज़ें जैसे हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं. अब मैं यहीं से आपकी बात स्टार्ट करूंगा. इफ यू ऑब्जर्व द पेपर 1, so what happened if you observe the paper 1 का question 7 you observe, question 6 you observe, what you will find in that कि दोनों के A पार्ट में, जैसे यहां पे आपने लाप्लास वाला क्वेश्चन देखा, दे यूज द डायराक डेल्टा फंक्शन. अब सपोज दैट है बहुत इजी डायराक डेल्टा, अगर आपकी अप्रोच लाप्लास ट्रांसफॉर्म को करते टाइम सिस्टमेटिक नहीं रही होगी तो डेफिनेटली यू वुड हैव मिस्ड इट. डेफिनेटली आई एम सेइंग, क्योंकि अगर आप PYQs देखेंगे तो लाप्लास वाले में वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को बार बार टच कर रहा था. हम उस लेवल पर ही आगे बढ़ने का अगर हमारा ट्रेंड रहा होगा. सो आपने डायराक डेल्टा के बारे में अगर आइडिया नहीं है, जबकि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो हैवी साइड फंक्शन, डायराक डेल्टा फंक्शन, इवन कंपलसरी सेक्शन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहां पर भी आपको एक पार्ट मिलेगा जो लाप्लास से रिलेटेड है और लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड है. कहने का मतलब कोई भी, जस्ट एक मैंने एग्जांपल ये उठाया. अब यही क्यों उठाया? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे 7th A में एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब इफ यू स्टडी द थिंग्स फ्रॉम उपेंद्र सिंह सर, तो आपको पता चलेगा कि EUT के बारे में रेड लाइन में मैं अभी तक हमेशा बोलता था कि यार पूछा नहीं है लेकिन अपने को एक आइडिया होना चाहिए. एंड द मतलब डिट्टो एग्जाम्पल एंड द स्टेटमेंट पार्ट वॉज इन दिस क्वेश्चन. इफ यू ऑब्जर्व कि मेरे को ये नहीं करना है क्योंकि मैं तो इसको सोचा ही नहीं था पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी लर्निंग सिस्टमेटिक नहीं थी, तो आप यहां पे फिर फंस रहे हैं डायराक डेल्टा में. अब कोई तो एक अटेम्प्ट करेंगे ना आप, या तो 6th उठाएंगे या 7th उठाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन द पेपर 1 दिस वॉज द वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आई हैड कि डियर फेलोज, इट्स अ टाइम to wake up now. Don't be blind over the PYQs only. PYQs are very much compulsory, but don't restrict yourself around the PYQs only. What you can do is you just start a chapter, learn it systematically, all the concepts decoding, then prioritize. कि जैसे EUT वाला पार्ट है, ये मैं हर टाइम बोल देता था कि आप इतना कर लो कि अगर पहली बार में टच करेगा तो तुम इजीली निकल जाओगे, और वही हुआ. सो ऐसा नहीं है कि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा हो, दैट इज काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. सिमिलरली अगर आप पेपर 2 में जाएंगे तो पेपर 2 में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो जैसे अलजेब्रा और एनालिसिस को आप देखेंगे, ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं आपको वहीं से क्वेश्चंस मिल रहे हैं. ठीक है, कोई उसमें मतलब लेफ्ट राइट नहीं है. तो पेपर 2 वाज लाइक, यू कैन नॉट से कि बहुत बम्बार्डिंग उसमें की गई है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट वाज जस्ट ऑन द वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच. कोई भी टीचर होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, सेम चीज को मतलब हम पढ़ते ही हैं. तो उसी अप्रोच में अगर आपने पढ़ा होगा तो पेपर 2 वाज लाइक दिस. पर पेपर 1 में जो क्वेश्चन सेटिंग थी उनका नेचर यही था. पेपर 1 में एक और चीज था, कर्वेचर एंड टॉर्जन वाला पार्ट. कर्वेचर एंड टॉर्जन को अगर आप देखेंगे तो हर बार केवल कर्वेचर और टॉर्जन फाइंडिंग फॉर्मूला जो है ना, हम उसी पर एम्फेसाइज कर जाते हैं. उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जब से मैंने बैचेस पढ़ाना स्टार्ट किया, आई ऑलवेज से कि नहीं यार,
भले ही 2 बार पूछा है, लेकिन पिछले 12 साल में हमें इसको करना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का एक स्टेप है. सो द ओवरऑल मैसेज ऑफ दिस 2024 एग्जाम इज, जैसे पेपर 2 में आप देखेंगे ना, एनालिटिक फंक्शन वाला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. ठीक है, एनालिटिक फंक्शन देखेंगे अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो यहां पर क्या किया है, टॉपिक्स वही है लेकिन ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हटा है. एक बार वो कॉसी रीमान का प्रूफ पूछ चुका है आपसे सफिशिएंट कंडीशन के रूप में, उसी का जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन डाल दिया, थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल, थोड़ा सा, कोई बहुत ज्यादा नहीं. अब वो लॉग एफ डैश जेड वाला, अगर आपने कृष्णा सीरीज के एग्जांपल्स भी करते होंगे तो भी इस टाइप के एग्जांपल्स को टैकल करना ही चाहिए इफ योर लर्निंग इज सिस्टमैटिक. अब होता क्या है, वो यू और वी फाइंड करने वाले मिलन थॉम्सन में हम इतना फंस जाते हैं कि उसके आगे की चीजों को इग्नोर कर जाते हैं. कॉम्प्लेक्स वाला ये पार्ट रहा. फ्लूइड वाले पार्ट में क्या किया है, बहुत पैनिक नहीं किया है इस बार. ठीक है, अब जैसे नेवियर स्टोक्स में जाएगा, वोर्टेक्स मोशन पूछा है और काइनेमेटिक्स पूछा है, तो ये तो मतलब एकदम फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होती है, फॉर्मूला रखो आंसर पाओ. सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव आस्क्ड हियर इन द पेपर 1 एंड पेपर 2. So I will finish this short session only by saying, my dear fellows, please don't compromise the systematic learning. When you prepare the mathematics optional, if you approach is systematic, कि ठीक है ये चीज उसने नहीं पूछी है अभी तक, लेकिन नहीं पूछेगा, हमें ये स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना चाहिए. तो मेरा फर्स्ट हैंड रिव्यू इन दोनों पेपर्स का यही है. मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए. अब डिटेल्ड डिस्कशन पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में वी विल हैव फर्दर ऑन द ओनली आईएएस एक्सटेंडेड यूट्यूब चैनल. So for that you can wait just 1 or 2 days later, we will do that proper analysis of that. This was just a first kind of review. Second thing is, if you want to correlate the things, then here on the only IAS UPSC channel offline, तो उस पे आप जाएंगे तो उस YouTube चैनल पे आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिकोडिंग के वीडियोस मिलेंगे. कोई भी वीडियो उठा के आप देखिए, यू विल रियलाइज कि what is the right way to prepare this mathematics optional. So yeah, it was like something some kind of satisfaction for me कि जो चीज लोग टच नहीं करते हैं, मैं एक मतलब भले ही स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, ये तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन मेरी गट फीलिंग हमेशा ये रहती है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बहुत रेस्ट्रिक्टिव, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रख सकते. आप कॉन्सेप्चुअल डिकोडिंग थ्रू द सिस्टमेटिक अप्रोच कीजिए. एंड ऑफ द डे यू विल हैव थिंग्स वेरी सॉर्टेड, वेरी सेटिस्फाइड. इन द शॉर्ट टाइम you can grab for more. So this is the overall review. So I hope we will meet on the detailed analysis in the next video, only IAS extended channel. So yeah, it's enough from my side. Keep learning, keep smiling. Good luck.